तो हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा RCERT 6th to 12th सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 6th क्लास का चैप्टर है जो कि हमारा राजस्थान भाग 1 में दिया गया है, राजस्थान का इतिहास। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पार्ट के पूरे सार को समझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम राजस्थान। यहाँ पर आपको 3 भागों में मिलेगा अगर आप इस पार्ट को पढ़ेंगे। एक तो है महाकाव्यकालीन राजस्थान, एक है मौर्योत्तर कालीन राजस्थान, एक है राजस्थान के विभिन्न अंचल। यानी कि 3 भाग है यहाँ पर राजस्थान के, एक है महाकाव्यकालीन, एक है मौर्योत्तरकालीन और एक है यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न अंचल। अब किस तरीके से आपको याद करना है और किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन इनमें से बनेंगे, मोस्ट क्वेश्चन, वो कौन कौन से होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे महाकाव्यकालीन राजस्थान की, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा मरुकांतर, ठीक है। फिर आता है जांगल, फिर आता है मत्स्य, फिर आता है सूरसेन। यानी कि मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। मरुकांतर, जांगल और मत्स्य और सूरसेन। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर मरुकांतर की, तो मरु के बारे में मैंने अच्छी तरीके से लिख रखा है, जांगल के बारे में भी अच्छी तरीके से लिख रखा है, और मत्स्य और सूरसेन के जो मोस्ट पॉइंट हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। यानी प्राचीन भारत में सबसे पहले शुरुआत किसने करी? आर्यों के द्वारा। अब आर्यों ने क्या करा? भारत में छोटी छोटी बस्तियों को मिलाया, और छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर किस प्रकार से उन्होंने जनपदों का निर्माण किया और किस प्रकार से उन्होंने जनपदों से सीधा महाजनपदों का निर्माण करा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम मरुकांतर जनपद के बारे में, फिर जांगल, फिर मत्स्य, फिर सूरसेन, ये जो कि राजस्थान में विद्यमान है। तो देखना यहाँ पर मरुकांतर के बारे में बात करते हैं तो रामायण, ऋग्वेद, चरक संहिता, महाभारत और वृद्ध संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। किसका? मरुकांतर का। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये कि उपयुक्त में से पहचानिए कि किसमें मरुकांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। उसमें आपको एक ऑप्शन दे देंगे इनमें से, और उसके अलावा 3 ऑप्शन गलत दे देंगे, या फिर 3 ऑप्शन सही दे देंगे और एक ऑप्शन गलत दे देंगे, और उसमें बता देंगे कि अनुपयुक्त कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है रामायण, ऋग्वेद, चरक संहिता, महाभारत और वृद्ध संहिता। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था कौन था? यहाँ पर मरुकांतर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र क्या था, तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका आंसर? मरुकांतर। अब बात करते हैं यहाँ पर कालांतर। अब कालांतर में कुरु, मद्र तथा जांगल का निर्माण भी इसी से हुआ। कालांतर का मतलब होता है समय के पश्चात, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसी प्रकार से कुरु का, मद्र का तथा जांगल का निर्माण भी किसके द्वारा हुआ? यहाँ पर मरुकांतर के द्वारा। पहले हम इनकी बात करेंगे, फिर इनकी बात करेंगे, फिर इनकी बात करेंगे। तो देखना, और यहाँ पर मैं आपको जिले लिखकर बता देता इनके कि कौन सा जिला किस प्रकार से है और किस किस जिले में इसका विस्तार था। परंतु वर्तमान समय के हिसाब से अगर हम जिलों की बात करें तो अभी जिलों में चेंज कर दिया गया है, यानी कि 50 जिले कर दिए गए हैं, जो कि पहले कितने थे? 33। अब हमें 50 जिलों के हिसाब से याद करना पड़ेगा, और जो 50 जिलों का डाटा है उसे एकत्रित करने में मुझे टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिलों वार मैं इसके ऊपर एक शानदार वीडियो बना दूंगा बाद में, लेकिन आपको मोस्ट पॉइंट जो कि इनमें दे रखे हैं जिलों के अलावा वो आपको याद कर लेने हैं। तो देखना, जांगल। अब जांगल से सबसे मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जांगल की राजधानी क्या है? ये भाई मान लीजिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और कई बार बहुत सारे एग्जामों में मैंने खुद ने देखा है कि जांगल की राजधानी पूछी जाती है, और न्यू पूछा जाता है कि वर्तमान समय में उसका नाम क्या है। तो वर्तमान समय में क्या है? यहाँ पर नागौर। और प्रारंभिक कौन सी थी? यहाँ पर अहिछत्रपुर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जांगल की राजधानी कौन सी है तो अहिछत्रपुर, और उसके अलावा नागौर क्या है? वर्तमान समय में इसकी राजधानी है। अब एक क्वेश्चन और बनता है आपके वाला, भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी मोस्ट लगा लीजिए, जो कि BSTC, CET, PTT और उसके अलावा LDC जितने भी एग्जाम होते हैं RPSC द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एग्जाम, उन सब में ये आते हैं। तो देखना यहाँ पर यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण का संबंध किससे बताया गया है? तो देखना यादव वंश के बलराम। अब देखना, यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कहाँ से गुजरे थे? यहीं से गुजरे थे, जांगल से गुजरे थे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस महाजनपद से गुजरे थे, किस जनपद से गुजरे थे? तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा जांगल, तो आपको जांगल को राइट कर देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर मत्स्य के बारे में।
मत्स्य का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि मत्स्य का वर्णन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है इसकी? विराटनगर, जो कि बेराट है। ठीक है, विराटनगर है जो कि बेराट है। यानी अगर विराटनगर ऑप्शन में मिल जाए तो विराटनगर राइट कर देना, और बेराट मिल जाए तो बेराट को राइट कर देना, और दोनों एक साथ मिल जाए तो आपको ये राइट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। कहाँ पर स्थित था? ये जयपुर एवं अलवर के मध्य स्थित था। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, चीनी यात्री युआंग चांग ने भी इसका वर्णन किया है। यानी चीनी यात्री युआंग चांग के द्वारा किस जनपद का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? मत्स्य जनपद का। शूरसेन की बात करें यहाँ पर तो शूरसेन में आते हैं, यहाँ पर राजधानी पूछी जाएगी आपसे, तो राजधानी क्या है इसकी? मथुरा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा यहाँ पर कि शूरसेन की राजधानी क्या है? तो शूरसेन की राजधानी क्या है यहाँ पर? मथुरा। 34 शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन का वर्णन किया है। यानी 34 शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों के द्वारा भी सिकंदर के समय शूरसेन या शोरसेन का वर्णन मिलता है। या तो आप शूरसेन कह दीजिए या फिर शोरसेन कह दीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पर, बयाना प्रशस्ति में शूरसेन नामक राजवंशों का उल्लेख मिलता है। किस प्रशस्ति के द्वारा? यानी कि किस प्रशस्ति में शूरसेन का वर्णन मिलता है? तो बयाना प्रशस्ति में। अब एक और आता है यहाँ पर, टक्क। टक्क कहाँ पर है? पंजाब के तरफ। ठीक है, तो टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई, जिसमें कौन कौन सी जातियां प्रमुख थी? एक तो मालव थी, एक शिवी थी और एक अर्जुनायन थी, जो कि अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कि साहस और शौर्य के लिए मानी जाती है। ठीक है ना, कौन कौन सी जातियां? मालव, शिवी और अर्जुनायन। अब बात करेंगे हम मौर्योत्तरकालीन राजस्थान के बारे में। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पर हम मौर्योत्तर कालीन राजस्थान के बारे में, जिसमें योध्य, अर्जुनायन, मालव और शिवी। ठीक है, योध्य, अर्जुनायन, मालव और शिवी। अब बात करें यहाँ पर शिवी की। शिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका या फिर मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका या फिर मध्यमिका। अवशेष, इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? शिवी जनपद के चित्तौड़गढ़ नगरी नामक गांव में। चित्तौड़गढ़ नगरी नामक गांव में। अभी नगरी नामक गांव कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। आखिर शिवी महाजनपद के या फिर जनपद के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? चित्तौड़ के नगरी नामक गांव में। मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट। क्या बोलते थे? मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिवी महाजनपद के मैंने मोस्ट पॉइंट लिख दिए हैं। तो देखना, अब बात करेंगे यहाँ पर हम अर्जुनायन। अर्जुनायन की बात करें तो अलवर भरतपुर के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि अलवर और भरतपुर के जो अर्जुनायन थे वह अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को पराजित किया। किन्होंने? अर्जुनायनों ने। ठीक है, किसके साथ मिलकर? मालवों के साथ मिलकर। अब बात करेंगे यहाँ पर हम मालव के बारे में। मालव, आखिर मालव शक्ति का केंद्र कहाँ पर था? जयपुर के निकट। मालवों की जो शक्ति थी उसका जो केंद्र था वो कहाँ पर था? जयपुर के निकट। मालवों की दिग्विजय का युग, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और इस बार आरपीएससी द्वारा जो एग्जाम कराए जाएंगे उसमें पूछा जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? मालवों की दिग्विजय का यूप, कौन सा अभिलेख? यूप अभिलेख कहाँ पर स्थित है? जो कि नांदसा में, यानी नांदसा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में लगा हुआ है। कौन सा अभिलेख? दिग्विजय का यूप अभिलेख। ठीक है, और किसका था यह अभिलेख? दिग्विजय का। तो मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। योध्या की बात करें, यह एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योध्या क्या था? एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और उनमें से यूँ पूछ लिया जाए कि निम्न में से एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीले की पहचान कीजिए, तो आपको योध्या पर राइट लगा देना है। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में भी इनके पतन की चर्चा है। किनके पतन की? योध्या के पतन की। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम राजस्थान के विभिन्न अंचलों के बारे में। तो देखना, और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से ही बनते हैं। तो देखना यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के विभिन्न अंचल के बारे में। अंचल का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है,
तो देखना ये बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से ही मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, जिसमें है माड़, मारवाड़, शेखावटी, मेवात, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ क्या है तो देखना, प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र, मैंने आपको शिवी जनपद में बताया था कि इसे मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, मैंने लिख दिया था वहाँ पर कि शिवी जनपद को भी मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन शिवी जनपद का क्षेत्र है ये। तो राजस्थान के निर्माण तक, यानी कि 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का शासन था राजस्थान पर। बोली की बात करें तो मेवाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती थी और बोली जाती है। वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। आखिर वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और उसके अलावा बात करें तो एक और है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कणाना। एक तो है नरहड़, भादरा, नौहर तथा कणाना, और इसको वागड़ या फिर वागड़ भी कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वागड़ कौन सा है तो आपको यही लगाना है। अगर यह ऑप्शन में ना हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा तो आपको पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर तथा कणाना ऑप्शन में लगा देना है। ठीक है, बोली की बात करें तो वागड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। मारवाड़, मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाता था, यानी कि मरु प्रदेश को ही कालांतर में मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। 7वीं सदी तक मंडोर जोधपुर, मतलब कि मंडोर जोधपुर, यानी 7वीं सदी तक मंडोर जोधपुर था ये, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। कहाँ पर? मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। फिर बाद में किसका हो गया यहाँ पर? राठौड़ वंश का शासन हो गया, यानी शासक शुरू हो गया। अब बात करेंगे हाड़ौती प्रदेश की, तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्राचीन मीणा जनजाति थी यहाँ पर। ठीक है, जिसका जो वंश मीणा वंश, यानी कि मीणा जाति के वंश, जिसमें बूंदा, यानी कि जो कि बूंदा मीणा जाति का था, यानी मीणा वंश का था बूंदा, उसके नाम पर ही इसका नामकरण हुआ। किसका? बूंदी का, यानी कि प्राचीन मीणा जनजाति के बूंदा के नाम पर ही किसका नामकरण हुआ यहाँ पर? बूंदी का। ठीक है, बोली की बात करें तो हाड़ौती बोली यहाँ पर बोली जाती थी। ढूंढाड़ की बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश में जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को। भाषा की बात करें तो ढूंढाड़ी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। मेवात, मेवात की बात करें तो अलवर, भरतपुर, ये तो सीधा ही है, अलवर और भरतपुर वाला एरिया कहलाएगा अपना मेवात। मेव जाति के कारण, किसके कारण? मेव जाति के कारण। ठीक है, अब मेवातियों का प्रसिद्ध नायक, मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां, खानवा के युद्ध में राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध तो आपको पता भी है, लेकिन राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया कौन? हसन खां। ये मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से कौन सा प्रसिद्ध मेवाती था जो लड़ता हुआ मारा गया? जिसका आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? हसन खां। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये है मोस्ट कि बूंदी का जो नामकरण है वह किसके आधार पर हुआ? तो बूंदा, यानी कि बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ, जो कि मीणा जनजाति से बिलोंग करता था। अब बात करें यहाँ पर जैसलमेर की, तो जैसलमेर को माड़ या वल्ल के नाम से जाना जाता है। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा कहलाता है। प्रतापगढ़ कांठल वाला, ठीक है ना, प्रतापगढ़ को क्या बोलेंगे? कांठल। ठीक है, प्रतापगढ़ को किसके नाम से जानेंगे? कांठल के नाम से। झालावाड़ की बात करें तो मालवा के नाम से, झालावाड़ को मालवा के नाम से। चूरू, झुंझुनू, सीकर, जो कि शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। अजमेर और ब्यावर वाले क्षेत्र की बात करें जो कि मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल AST अकेडमी को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।